हर कोई कहता है बड़े हो जाओ या तुम अब बड़े हो गए हो। लेकिन इस बड़े होने का मतलब क्या सिर्फ जन्मदिन मनाना और लंबे हो जाना है, या उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? हम इंसान सीखते कैसे हैं, बदलते कैसे हैं? ये सवाल मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। और ये सवाल हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना? हम सब इस सफर से गुजरते हैं, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है, जो पैटर्न है, वो अक्सर हम देखते नहीं हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी बातचीत का विषय है कि इंसान का विकास कैसे होता है और सीखने की प्रक्रिया इसमें क्या भूमिका निभाती है। मेरा मकसद है कि इन भारी भरकम मनोवैज्ञानिक विचारों को एकदम आसान भाषा में समझा जाए, और उम्मीद है कि इस बातचीत के अंत तक हम सब थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे कि हम वो कैसे बनते हैं जो हम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। मेरा सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल है, जब मनोवैज्ञानिक विकास या डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ उम्र के साथ शरीर में आने वाले बदलाव हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग विकास को शारीरिक बढ़त से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन असल में विकास एक बहुत ही व्यापक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भ में शुरू होती है और आप कह सकते हैं मृत्यु तक चलती रहती है। मृत्यु तक? हाँ, इसमें सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका, मतलब मानसिक विकास, हमारे रिश्ते बनाने का ढंग यानी सामाजिक विकास, और हमारी भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता, वो भी शामिल है। और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव बेतरतीब नहीं होते, इनमें एक व्यवस्थित और प्रगतिशील क्रम होता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बढ़ना नहीं है, बल्कि एक तरह से बेहतर और ज्यादा जटिल होते जाना है। हाँ, आपने कहा कि ये जीवन भर चलता है, ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। सिटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो तय हो गया वो बदला नहीं जा सकता। ट्रेनिंग, अनुभव, इनसे हम अपने विकास की दिशा को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा। और आखिर में ये प्रासंगिक है, कॉन्टेक्सचुअल है। मतलब आप किस परिवार, समाज और किस समय में पैदा हुए हैं, ये सब आपके विकास पर गहरा असर डालता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यहीं पर एक और उलझन आती है मेरे मन में। आम बोलचाल में हम वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट को एक ही मान लेते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना बहुत जरूरी है। वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वो पूरी तरह से मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव होती है। इसे आप माप सकते हैं, सेंटीमीटर में लंबाई, किलोग्राम में वजन, ये सब शारीरिक बढ़त है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का कद बढ़ना, वो उसकी वृद्धि है। एकदम सही। जबकि विकास, वो वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव भी होता है। इसका मतलब है आपकी कार्य क्षमता में, आपकी समझदारी में सुधार होना। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे बच्चे की उंगलियों की लंबाई बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उन उंगलियों से खूबसूरती से लिखना सीख लेना, वो विकास है। और सबसे अहम फर्क ये है कि वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है। हमारा कद हमेशा नहीं बढ़ता, है ना? पर विकास जिंदगी भर चलता है। अच्छा, अब समझ आया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की वृद्धि रुक जाए पर विकास चलता रहे? बिल्कुल। यहीं पर एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। विकास बिना वृद्धि के भी संभव है। सोचिए एक बौने व्यक्ति के बारे में। हो सकता है उनका शारीरिक कद एक सीमा के बाद ना बढ़े, मतलब उनकी वृद्धि रुक गई है। लेकिन उनका मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास तो पूरी जिंदगी जारी रह सकता है ना। वो कोई नई भाषा सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, उम्र के साथ और ज्यादा समझदार बन सकते हैं। तो ये उदाहरण साफ दिखाता है कि विकास का दायरा वृद्धि से कहीं ज्यादा बड़ा है। वाह, ये तो वाकई एक दमदार विचार है। इसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। तो अगर विकास इतना व्यापक है तो इसे समझने के लिए क्या इसे कुछ हिस्सों में बांटा जा सकता है? इसके मुख्य आयाम या डोमेन क्या हैं? हाँ, इसे बेहतर समझने के लिए मनोवैज्ञानिक इसे 4 मुख्य और आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बांटते हैं। पहला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियां और उन पर हमारा नियंत्रण, वो सब शामिल है। जैसे चलना, दौड़ना, चीजों को पकड़ना। हाँ, और यहाँ भी 2 तरह के कौशल होते हैं। एक है स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। इनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कहा दौड़ना, कूदना। और दूसरे हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स।
इनमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे लिखना या बटन लगाना या सुई में धागा डालना। ओह अच्छा, तो मतलब एक बच्चा जब पहले पूरे हाथ से चीजें फेंकता है वो स्थूल कौशल है, और जब वो पेंसिल पकड़कर अक्षर बनाना सीखता है वो सूक्ष्म कौशल है। मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल देखा है कि लिखना कौन सा कौशल है, तो जवाब हुआ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। बिल्कुल। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका सीधा संबंध हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से है। सोचना, तर्क करना, याद रखना, भाषा समझना, समस्याएं सुलझाना। हाँ, ये सब। महान विचारक जीन पियाजे ने अपना पूरा जीवन इसी को समझने में लगा दिया। और बाकी दो आयाम? अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना। ये सब सुनने में तो अलग अलग लगते हैं, पर क्या ये सच में अलग अलग काम करते हैं? यही तो सबसे आकर्षक बात है कि ये बिल्कुल अलग नहीं है। ये एक दूसरे में, आप कह सकते हैं, गुंथे हुए हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में किसी बात से डरा हुआ है, भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये उसके संवेगात्मक विकास से जुड़ा मुद्दा है। सही। अब इसका क्या असर होगा? जाहिर है उसका ध्यान पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, वो क्लास में गुमसुम बैठा रहेगा। बिल्कुल। और जब उसका ध्यान नहीं लगेगा तो वो नई चीजें सीख नहीं पाएगा, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास सीधे तौर पर प्रभावित होगा। हो सकता है वो दूसरे बच्चों से घुलना मिलना भी बंद कर दे, जिससे उसका सामाजिक विकास भी रुक जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए कैसे एक डोमेन की समस्या ने बाकी सबको प्रभावित कर दिया। सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये तो कमाल है। क्या इनके काम करने का कोई तय तरीका या कुछ नियम भी होते हैं? मतलब क्या ये किसी पैटर्न पर चलता है? हाँ, बिल्कुल। विकास यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं होता। ये कुछ यूनिवर्सल सिद्धांतों का पालन करता है। जैसे एक सिद्धांत है कि विकास निरंतर होता है, कंटिन्यूअस। ये कभी रुकता नहीं, बस इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है। अच्छा। एक और सिद्धांत है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट, इसका कोई उदाहरण देंगे? जरूर। एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए पहले अपने पूरे शरीर को उसकी तरफ फेंकता है, फिर पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। ये एक सामान्य क्रिया है। हाँ ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद वो उसी खिलौने को सिर्फ अपनी उंगलियों से उठाना सीख जाता है। ये एक विशिष्ट क्रिया है। तो ये हुई सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रगति। समझ गया। मैंने विकास की दिशा के बारे में भी कुछ सुना है। कुछ मुश्किल से नाम है। हाँ, आप शायद दिशा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। नाम सुनने में जटिल लगते हैं, पर मतलब बहुत सरल है। पहला है शीर्षगामी, सेफलोकॉर्डल। क्या? सेफलोकॉर्डल। सेफलो का मतलब है सिर और कॉर्डल का मतलब है पैर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ओह अच्छा, तभी बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और सबसे आखिर में चलना। ये एक तयशुदा जैविक क्रम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका मतलब है। दूसरा सिद्धांत है समीप दूराभिमुख, प्रोक्सिमो डिस्टल। ओके। प्रोक्सिमो मतलब पास और डिस्टल मतलब दूर। इसका मतलब है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर भुजाओं पर नियंत्रण आता है और सबसे अंत में उंगलियों पर। ठीक है, तो विकास के आयाम हैं, उसके सिद्धांत हैं, पर हमारी जिंदगी तो अलग अलग पड़ावों में बटी हुई महसूस होती है ना? बचपन, लड़कपन, जवानी। क्या मनोवैज्ञानिक भी जीवन को इसी तरह की अवस्थाओं में बांटकर देखते हैं? हाँ बिल्कुल। और हर अवस्था की अपनी अनूठी पहचान और चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक। इस दौर में बच्चे की इंद्रियां ही उसकी शिक्षक होती हैं। वो देखकर, सुनकर, छूकर दुनिया को समझता है और नकल करके बहुत तेजी से सीखता है। इसके बाद आता है बचपन। बचपन को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक। इसे खिलौनों की आयु भी कहते हैं। बच्चे कल्पना की दुनिया में रहते हैं और सवालों की झड़ी लगा देते हैं। ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील समय है। सबसे संवेदनशील? हाँ, इस उम्र में बच्चे किसी भी भाषा को स्पंज की तरह सोख लेते हैं। फिर आती है 6 से 12 साल की उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। इसे गैंग एज या टोली की आयु कहा जाता है। गैंग एज। मुझे याद है अपना बचपन।
हमारी भी एक टोली होती थी। बिल्कुल। उस उम्र में साथियों का समूह एक अलग ही दुनिया बना लेता है जो बड़ों की दुनिया से अलग होती है। और इसके बाद तो तूफानी दौर आता है। हाँ, किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 साल। महान मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया है, तनाव और तूफान की अवस्था। शरीर में, भावनाओं में इतने तेज बदलाव आते हैं कि ये किसी तूफान से कम नहीं लगता। और इसी दौर में सबसे बड़ा सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? इसे पहचान का संकट कहते हैं। ये सब समझना वाकई बहुत जरूरी है। अब एक और उलझन पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ी है। हमने विकास की बात की और हम सब जानते हैं कि हम सीखते भी हैं। तो विकास और अधिगम मतलब लर्निंग में क्या रिश्ता है? क्या हम विकसित होते हैं इसलिए सीख पाते हैं या हम सीखते हैं इसलिए हमारा विकास होता है? ये मनोविज्ञान के सबसे बड़े बहसों में से एक रहा है। इस पर दो महान विचारकों के नजरिए बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे जीन पियाजे। पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है, फिर अधिगम। उनका तर्क था कि किसी भी चीज को सीखने के लिए एक खास स्तर की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता जरूरी है। यानी जब तक शरीर तैयार ना हो आप उसे सिखा नहीं सकते। बिल्कुल। पियाजे के अनुसार जब तक एक बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां विकसित नहीं हो जाती आप उसे पेंसिल पकड़कर लिखना नहीं सिखा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं सीख पाएगा। तो पियाजे के लिए विकास सीखने के लिए दरवाजे खोलता है। ठीक है, ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा नजरिया क्या था? दूसरा नजरिया लेव वाइगोत्स्की का था। वो मानते थे कि अधिगम विकास का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसे खींचकर आगे ले जाता है। उनका कहना था कि जब कोई बच्चा किसी जानकार व्यक्ति की मदद से कोई नई चीज सीखता है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास असल में तेजी से होता है। सीखना विकास का इंजन है, सवारी नहीं। तो फिर सच क्या है? पियाजे सही थे या वाइगोत्स्की? एक शिक्षक या माता पिता के लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें किसका पक्ष लेना चाहिए? ये कौन सही है का सवाल ही नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं और लगातार एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। विकास हमें सीखने के नए अवसर देता है और सीखना हमारे विकास को गति देता है। अच्छा, तो दोनों ही जरूरी हैं। हाँ, एक शिक्षक को ये समझना होता है कि बच्चे का विकासात्मक स्तर क्या है और साथ ही उसे सही मदद देकर उसके विकास को आगे कैसे बढ़ाना है। दोनों ही जरूरी हैं। चलिए, अब आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे इस पूरे विकास के सफर को आकार देती हैं? मैंने प्रकृति बनाम पोषण मतलब नेचर वर्सेस नर्चर की बहस के बारे में बहुत सुना है। क्या इसका मतलब यही है? बिल्कुल। ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प बहसों में से एक है। प्रकृति या आनुवांशिकता का मतलब है वो सारी जैविक विरासत जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के जरिए मिलती है। हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का प्रकार, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि और व्यक्तित्व की कुछ सीमाएं भी। ये एक स्थिर कारक है। और पोषण या नर्चर का मतलब हमारा माहौल हुआ? हाँ, पोषण या वातावरण में वो सब कुछ शामिल है जो हमें जन्म के बाद मिलता है। हमारा खान पान, हमारे परिवार की परवरिश, हमारी शिक्षा, हमारे दोस्त, हमारी संस्कृति। ये एक गतिशील कारक है क्योंकि ये लगातार बदल सकता है। तो बहस यह है कि हम जो कुछ भी हैं उसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, हमारी जीन्स या हमारी परवरिश? यही सदियों से सवाल रहा है, लेकिन अब ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इस बहस को सुलझा हुआ मानते हैं। एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर समीकरण दिया। समीकरण है विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा वातावरण। विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, गुणा, जोड़ नहीं। और ये गुणा का निशान यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक कारक शून्य हो तो विकास का परिणाम भी शून्य होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बीज यानी आनुवांशिकता है, लेकिन आप उसे बंजर जमीन में बो दें जहां पानी और खाद मतलब वातावरण न हो, तो वो पौधा नहीं बन सकता। सही। और अगर जमीन बहुत उपजाऊ है पर आप उसमें बीज की जगह पत्थर बो दें तो भी कुछ नहीं उगेगा। वाह! तो दोनों में से कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। आपने एकदम सही समझा।
विकास के लिए दोनों की भूमिका अनिवार्य है। कोई भी एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वे हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने विकास की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर देखी है। हमने समझा कि विकास सिर्फ शारीरिक बढ़त नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। हमने इसके 4 मुख्य क्षेत्रों को जाना, इसके सिद्धांतों को समझा और जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं को भी छुआ। और हमने ये भी देखा कि कैसे सीखना और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे प्रकृति और पोषण दोनों मिलकर हमें वो आकार देते हैं जो हम हैं। इस पूरी बातचीत में एक बात मेरे मन में बैठ गई है कि विकास प्रासंगिक होता है, हमारे माहौल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक सवाल मैं छोड़कर जाना चाहूंगी, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज का हमारा नया वातावरण डिजिटल दुनिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये नया माहौल मानव विकास के इन सदियों पुराने सिद्धांतों को भविष्य में कैसे बदल सकता है? हमने गैंग एज की बात की, जब बच्चे बाहर जाकर दोस्तों की टोली में खेलते थे। क्या आज के बच्चों की गैंग एज ऑनलाइन गेमिंग ग्रुप्स में घटित हो रही है? हमने लिखने वाले सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों की बात की। क्या स्क्रीन को छूने और स्वाइप करने से हमारे इन कौशलों का विकास पारंपरिक तरीकों से अलग हो रहा है? ये तो वाकई एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। हमारा नया वातावरण हमारे विकास को किस नई दिशा में ले जा रहा है, ये सोचना तो पड़ेगा। और इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।